Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of May 2022। 8 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आज के वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, प्लस आपको आज एल नीनो, ला नीनिया और ये सारे कंसेप्ट जो है ना ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आज एल नीनो और ला नीना के बारे में आया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, चाहे वॉकर साइकिल का कंसेप्ट हो, चाहे उसमें आपका किस तरीके से ट्रेड विंड्स चलती हैं, कहाँ पे क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज़पेपर्स आर एसोसिएटेड विद महात्मा गांधीज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। तो इसमें से कौन से जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका वाले एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आर फर्स्ट इंडियन नटाल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज इंडियन मिरर, थर्ड इज इंडियन ओपिनियन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड? ऑप्शंस आर 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3 या 3 only। क्वेश्चन नंबर 2 इज द कराची सेशन ऑफ 1931 ऑफ द कांग्रेस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज। आपको बताना है कि कराची सेशन जो है 1931 का वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ए, कांग्रेस डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बी, कांग्रेस लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन दिस सेशन। सी, कांग्रेस spelled out what स्वराज would mean for the masses, and D, none of the above। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग सॉल्ट डिसोबीडियंस आफ्टर गांधीजीज अरेस्ट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सैंक्शन। इनमें से क्या चीज़ें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सैंक्शन की थी? फर्स्ट, नो चौकीदारा टैक्स कैंपेन इन जमींदारी एरियाज, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रैयतवारी एरियाज, एंड वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉज इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो आपको बता रहे हैं इनमें से क्या चीज़ें सैंक्शन की गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा। तो ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। These are the 3 questions. I hope you will try to answer these questions in the comment section below. Now let me tell you the answers one by one, एक एक करके मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से कौन से जुड़े हैं महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका वाले स्ट्रगल के साथ, तो इसका आंसर है 1 and 3। अब इंडियन मिरर जो है ना उसको याद रखिएगा। इंडियन मिरर इज बेसिकली अ पेपर फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर एट कैलकाटा इन 1862। तो याद रखिएगा, इंडियन मिरर वॉज actually a paper founded by देवेंद्रनाथ टैगोर एट कैलकाटा इन 1862। तो ये आपको पहले क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। दूसरा सवाल, कराची सेशन 1931 का पूछा हुआ था कि इनमें से आपको बताना था कि कांग्रेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरे इंडिया के लिए कराची सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में कराची सेशन मैं आपको तीन चीज़ें बताता हूँ। कराची सेशन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस थे जो कि पास हुए थे। कराची सेशन जो था वो 1931 में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो इसके हेड बने थे। याद है कराची सेशन में हेड कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 का ये सेशन था। 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस आए थे। पहला था, याद रखिएगा, द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिए, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। इनफैक्ट कई बार यूपीएससी ने 1931 के कराची सेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट इसमें से रेजोल्यूशंस थे। पहला रेजोल्यूशन जो था वो था रेजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट, और दूसरा जो रेजोल्यूशन था वो था रेजोल्यूशन ऑन द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो याद रखिएगा 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला है फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रेजोल्यूशन था, और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए रेजोल्यूशन था। बोथ वर ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों को ही ड्राफ्ट किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ड्राफ्ट किया था। इसके अलावा गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रीइटरेटेड क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज एज गोल ऑफ इंडिया बताया जा चुका था, जब जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था। 1929 का सेशन, लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू ने लीड किया था। उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी। उसी को रीटरेट किया गया 1931 में। जब किसने रीटरेट किया इसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में रीटरेट किया गया। प्लस इसमें यह बताया गया कि स्वराज का मतलब सबके लिए क्या होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर एवरीवन। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो सी हो जाएगा। कांग्रेस स्पेल्ड आउट व्हाट स्वराज वुड मीन फॉर द मासेस। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे पूछा था, सॉल्ट डिसोबीडियंस के समय गांधी जी के जब अरेस्ट हुआ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या क्या सैंक्शन किया। तो ये तीनों ही चीजें, यानी कि चौकीदारा टैक्स जमींदारी एरियाज में, देखो इसको भी याद रखना क्योंकि यूपीएससी आपसे मैच भी करा सकता है कि कौन सा टैक्स कहाँ से रिलेटेड है।
तो चौकीदारा टैक्स वॉज इन द जमींदारी एरियाज, नॉन ये आपका रेवेन्यू जो है वो रैयतवारी एरियाज का था, और फॉरेस्ट लॉ सेंट्रल प्रोविंसेस में था। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जाते हैं, जो आपको लिखना है। आज का जो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैंने GS4 यानी कि एथिक्स पार्ट से लिया है। व्हाट आर वैल्यूज, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि वैल्यूज क्या है एंड वैल्यूज का इंपॉर्टेंस गवर्नेंस में क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन गवर्नेंस, ठीक है ना। वेरी फेमस क्वेश्चन है ना। वैल्यूज, मोरालिटी, एथिक्स, ये सब तो पूछता ही है। बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या है वैल्यूज, क्या होती हैं एथिक्स, क्या होता है मोरालिटी, है ना। इसमें डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा अपनी तरफ से। आगे मूव करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है यूएनएससी जॉइंटली बैक्स द पीस बिड इन यूक्रेन। तो अब यूएनएससी ने लगभग पहली बार ही अपना स्टेटमेंट निकाला है आफ्टर द रशियन इन्वेजन, और इसमें उन्होंने कहा है कि भैया पीस अब मेंटेन होना चाहिए बोथ बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इसको स्टैब्लिश किया गया था यूएन चार्टर 1945 के द्वारा, याद रखिएगा। इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर ऑफ 1945 एंड इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 दूसरे कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जिसको इकोसॉक बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 6 पार्ट हैं यूनाइटेड नेशंस के मेन। उनमें से 6 के 6 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला तो सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, दूसरा जनरल असेंबली हो गया, तीसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया एंड छठवां द सेक्रेटेरिएट हो गया। इसकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। याद रखिए यूएनएससी का जो मेन एम है वो क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इस काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, देयर आर 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनका चुनाव अभी लास्ट ईयर 2021 में किया गया, और इनका जो टर्म रहता है 2 साल का रहता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स का टर्म कितना रहता है? 2 साल का टर्म रहता है। एंड इंडिया जो था वो इलेक्ट किया गया था 2021 में भी, और इंडिया आई थिंक 8th टर्म था, इंडिया का 8th टर्म था इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया का ये 8वां टर्म था। एंड वैसे तो इंडिया बिड कर रहा है, जो G4 कंट्रीज है ना, G4 जो कंट्रीज या G4 जो ग्रुप बना है वो बिड कर रहा है टू बिकम पार्ट ऑफ द परमानेंट मेंबर, है ना। तो G4 आपका जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इसीलिए बनाया गया था ग्रुप, ताकि यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाए जा सके, और यूएनएससी में वो अपनी मेंबरशिप के लिए ही कर रहे हैं। तो आपके लिए सवाल एक रहेगा कि G4 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं डालता हूं कि G4 के कौन कौन से कंट्रीज मेंबर्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंडिया है, ऑब्वियस सी बात है, और अब आपस की बात है, मैं आपको बता देता हूँ उसमें ब्राज़ील भी है, जर्मनी भी है एंड जापान भी है, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको बता दिया, लेकिन एक बार आप देख लेना, फिर भी G4 जा करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना एटलीस्ट। अब मेंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिए। तो आगे मूव करते हैं। इस थोड़ा सा आपको पता चल गया। नाउ लेट्स मूव अहेड। आज के पेपर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, तो लेट मी मूव अहेड। यहाँ पे एक न्यूज़ है, देखो, NCSC चीफ विजिट्स किन ऑफ मैन किल्ड फॉर इंटरफेथ वेडिंग। तो यहाँ पे न्यूज़ तो आपको समझ में आ गया होगा क्या थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे NCSC के बारे में। तो NCSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि वर्क करती है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स इन इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इसको बोलते हैं, एंड इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वर्क्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स इन इंडिया। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर दिस कमीशन, नेशनल कमीशन के लिए याद रखिएगा, दिस इज नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, एंड ये आपकी बेसिकली वर्क करती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। आर्टिकल 338 जो है इस कमीशन के लिए है, एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विद ड्यूटीज टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड टू देम। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी के अंतर्गत एक और आर्टिकल आएगा जिसको फिर नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिर हम बोलेंगे फिर, है ना।
अब अगर हिस्ट्री और ओरिजिन अगर हम इसका देखें तो इसका हिस्ट्री है बेसिकली एक स्पेशल ऑफिसर पहले अपॉइंट होता था। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले एक स्पेशल ऑफिसर जो है आर्टिकल 338 के अंतर्गत अपॉइंट होता था, एंड द स्पेशल ऑफिसर वाज डेजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उसको हम क्या बोलते थे? कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते थे। फिर इसके बाद 1990 में 65th अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें कि रिप्लेस किया गया वन मेंबर सिस्टम को विद अ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है ना, दैट वाज द थिंग विच वाज देयर। एंड इसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 338 कमेंट भी किया गया था। फिर उसके बाद एक 89th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री भी बता दूं ताकि आपको कहीं भी यूपीएससी अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बन जाए। 89th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। इस अमेंडमेंट के साथ नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो था अर्स्टवाइल जो थी, इसको रिप्लेस किया गया, 2 सेपरेट कमीशन बनाए गए। ठीक है ना, तो जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया गया, और ये रखा गया फिर आर्टिकल 338A के अंतर्गत। तो ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा कि जो आर्टिकल 338 है उसके अंतर्गत दोनों ही स्टैब्लिश हुए थे। वैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते थे इसको। फिर जब आर्टिकल 338A आ गया सेपरेटली, तो 338A के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रखा गया। और इसीलिए जब अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज आया, यानी कि NCBC जब आया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जब आया, तो उसको आर्टिकल 338B के अंतर्गत रखा गया। तो ये भी फैक्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब 338A, और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है दैट इज फॉर आर्टिकल 338B। तो वो भी आप चीज़ याद रखेगा। और बीच में जो अमेंडमेंट हुए वो दोनों मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो 2 नए जजेस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की जो फुल स्ट्रेंथ है यानी कि 34 जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी हो गई है। जो 2 नए जस्टिस आए हैं वो हैं ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया एंड ऑनरेबल जस्टिस जमशेद बुरजोर। दीज आर द 2 न्यू जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट विल बी हैविंग अ फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा, इसमें कोलिजियम जरूर याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है। और कोलिजियम की वो फेमस जो 3 केसेस हैं, 3 केसेस आर देयर, जिसमें 1981 का केस है, 1993 का सेकंड जजेस केस है, एंड 1998 का थर्ड जजेस केस है। ये तीनों जरूर याद रखना। 1981 का केस में क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सके। 1993 का जो सेकंड जजेस केस था उसमें उन्होंने कहा कि जो कॉन्करेंट वर्ड यूज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब है कॉन्ग्रेंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन के बिना किसी को भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और उसमें कोलिजियम बनाया गया 1+2 का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। फिर 1998 का जब थर्ड जजेस केस आया था तो उसमें 1+4 कर दिया गया कोलिजियम को, यानी कि 1 चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज हाउ इट इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। एंड ये 3 अलग अलग केसेस जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको देखना है। एंड अगली न्यूज़ देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट व्यू ऑन मेकिंग स्पोर्ट्स अ राइट। तो देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सेंटर से और स्टेट से पूछा है कि भैया आप लोग अपना जवाब दीजिए। इन ऑर्डर टू मेक स्पोर्ट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसके अंतर्गत स्पोर्ट्स को एक्सप्लिसिटली लिखने की बात अब की जा रही है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट से अपना व्यूज़ मांगे हैं। ठीक है ना, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है यहाँ पे, हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ पे स्पोर्ट्स का लिख देगा। अगर आपको क्लियर नहीं है, देखो अभी फिलहाल ये चीज़ पेंडिंग फेज में है ना, जब तक इस पर कोई जजमेंट नहीं आना तब तक ऑब्वियस सी बात है कि ये 21 का पार्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी जा रही है। और अभी इसका जो केस आया था उसमें ये भी कहा गया कि बेसिकली हर स्कूल, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, चाहे CBSE का हो, ICSE का हो, स्टेट बोर्ड
का हो, IGCSE का हो, एंड दे शुड बी डायरेक्टेड टू बेसिकली इंश्योर दैट इन एकेडमिक ईयर एटलीस्ट 90 मिनट्स ऑफ एवरी डे, एवरी स्कूल डे 90 मिनट्स जो है दैट विल बी डेडिकेटेड फॉर फ्री प्ले एंड गेम्स, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट शंकर नारायणन रिपोर्ट है इन द एपेक्स कोर्ट। तो याद रखिएगा, शंकर नारायणन रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 90 मिनट्स डेडिकेटेड हर दिन, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्कूल हो, दिया जाना चाहिए फॉर स्पोर्ट्स कैटेगरी। सो दैट इज हाउ इट वाज इन द शंकर नारायण रिपोर्ट। और इसको आप लिख भी सकते हैं, कल को कोई अगर आपको आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग करनी है तो वहाँ पे आप ये फैक्ट भी एज ए फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। याद रखिएगा, अभी अंडर आर्टिकल 21 ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो लेट मी मूव हेड। यहाँ पे ये जगह का नाम देखो लिखा है चुन्नाम्बार। तो चुन्नाम्बार याद रखिएगा पुडुचेरी में है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे बोट हाउस अब बना दिया गया है, पहले ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। साइंस पेज में आते हैं। साइंस पेज में पहली जो न्यूज़ है वो है पल्सार के रिगार्डिंग, है ना। पल्सर्स या पल्सार क्या होते हैं? दे आर अमंग द फ्यू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट्स। तो पहली चीज़ तो ये फैक्ट याद रखना कि ये सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट निकालते हैं। देखो, पल्सार बेसिकली क्रस्ड कोर होता है ऑफ अ मैसिव स्टार। याद रखिएगा, पल्सर और पल्सर ही बोलो आप उसको। पल्सर इज एक्चुअली अ क्रस्ड कोर ऑफ a massive star that ran out of fuel, collapsed under its own weight and exploded as a supernova। अब आपको जब पता होगा कि जो स्टार की लाइफ होती है, स्टार की लाइफ में ऐसे होता है कि धीरे धीरे वो कॉन्स्टेंट करता जाता है, अपने करीब आता जाता है, करीब आता जाता है, सेंटर की तरफ आता जाता है, और जैसे जैसे आता जाता है तो बेसिकली फिर वो एक्सप्लोड करता है एज अ सुपरनोवा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टार की लाइफ में जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो वो अपने ही मास में कोलैप्स हो जाता है, अपने ही मास से वो वेट से कोलैप्स हो जाता है। एंड इसी का जो क्रस्ड कोर रहता है, जो कोर जहाँ पे पूरी एनर्जी आके क्रस्ट कोर हो जाती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद द पल्सर इज अ क्रस्ड कोर ऑफ अ मैसिव स्टार। सिंपल से टर्म्स में आप याद रखिएगा, दे कैन स्पिन थाउजेंड्स ऑफ टाइम अ सेकेंड। एक सेकंड में ये लगभग 1000 टाइम्स ये स्पिन कर सकते हैं। एंड दे कैन वील्ड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स ये रिलीज करते हैं। तो पल्सर से कुछ ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा लाइट एमिट करते हैं और सर्कुलर पोलराइज लाइट ये एमिट करते हैं, सर्कुलर पोलराइज लाइट ये एमिट करते हैं। तो ये भी आप चीज़ थोड़ा याद रखिएगा। इसके अलावा एक आज जो ये जो न्यूज़ है, इज ला नीना फेयर वेदर फ्रेंड ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे जैसे हम अभी तक क्या हमारे दिमाग में था कि एल नीनो खराब है। एल नीनो क्यों खराब है? क्योंकि वहाँ से फिर बारिश नहीं होती है हमारे रीजन में, है ना। इंडिया में तो जो रेनफॉल कम होती है उसको एल नीनो के कारण माना जाता था, और ये माना जाता था कि जो लानीनिया है वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उससे बारिश होती है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब लानीनिया ईयर आता है तो बारिश होती है, लेकिन उसको अभी तक हम ऐसा मानते थे। बट इस बार रिसर्चर्स ने ये बोला है कि जो लानीनिया है दैट इज अ रीजन फॉर लॉन्ग स्पेल्स ऑफ हीट वेव्स अक्रॉस इंडिया। तो इस बार जो उन्होंने कहा है कि लानीनिया जो है इट इज अ रीजन ऑफ हीट वेव्स एंड जो कॉज्ड हीट है, जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज हुआ है और जो समर पहले आ गई है, इन सब का रीजन जो है वो आपका लानीनिया है। तो यहाँ पे मैं आपको एल नीनो और लानीना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी शो यू वन फोटोग्राफ फर्स्ट। अब अगर आपको ये फोटोग्राफ दिख रहा है तो यहाँ पे ये फोटोग्राफ बेसिकली दो साइड्स आपको दिखा रहा होगा पैसिफिक ओशन के। पैसिफिक ओशन के दो साइड्स दिखा रहा है। एक आपका ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक होगा, दिस इज द ईस्टर्न पैसिफिक, एंड ये आपका कौन सा होगा? वेस्टर्न पैसिफिक, दिस इज द वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सेंट्रल पैसिफिक हो गया, दिस इज द सेंट्रल पैसिफिक पार्ट। अब नॉर्मली जो नॉर्मल ईयर होता है, देखो अगर इसको हमको समझना है ना इस एल नीनो लानीना को, तो ये 3 फेजेस में होता है बेसिकली, है ना। 3 फेजेस में होता है। एक होता है नॉर्मल फेज होता है, दूसरा एल नीनो फेज होता है और तीसरा लानीना फेज होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। इसको ईस्टर्न लिख देते हैं अपन, इसको अपन लिख देते हैं वेस्टर्न, ठीक है। अब जो नॉर्मल फेज रहता है, नॉर्मल फेज कहता है कि भाई जो सेंट्रल आपका सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक है, सेंट्रल पैसिफिक इक्वेटोरियल, ये पार्ट आपका गर्म रहेगा, वार्म रहेगा, ठीक है। दिस पार्ट विल बी वार्म पार्ट। एंड ये कौन सा पार्ट है? ये आपका सेंट्रल इक्वेटोरियल या सेंट्रल पैसिफिक पार्ट है। दिस इज द सेंट्रल पैसिफिक सेंट्रल इक्वेटोरियल पार्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे रहता है। अब ये यहाँ पे आपकी, यहाँ से आपकी ट्रेड विंड्स भी बहती हैं, इसी रीजन में, इसी लैटिट्यूड में आपकी ट्रेड विंड्स बहती हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा ये चीज़।
ट्रेड विंड्स किधर से किधर बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। ट्रेड विंड्स किधर बहती हैं, ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। ये 2-3 फैक्ट्स आप पहले लिख लीजिए, इसको याद भी रखिएगा कि ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं। ये आपको पता होगा, वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा जैसे ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, है ना। उसका वो डायग्राम नहीं है ये वाला डायग्राम जिसमें फिर आप इक्वेटर बनाते हो, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाते हो, फिर इधर बनाते हो, फिर ये बनाते हो, फिर ये बनाते हो, फिर उसके बाद आप निकालते हो कि भैया ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर उसके बाद आप करके देखते हो। तो वैसे ही आप बना करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ईस्ट टू वेस्ट जाएगी कि वेस्ट टू ईस्ट जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट है और यहाँ पर ट्रेड विंड्स जा रही हैं। अब नॉर्मल आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि ट्रेड विंड्स जब ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, यानी कि ये इधर ईस्टर्न पार्ट है, इधर वेस्टर्न पार्ट है, तो ये हीट को अपने साथ कैरी करेगी, है ना। तो नॉर्मली क्या हो गया, जो हीट है वो इधर कैरी करने लगी। अब जब कैरी करने लगे तो होगा क्या कि यहाँ पे आपका वार्म वाटर डेवलप होने लगेगा, इधर आपका वार्म वाटर डेवलप होने लगेगा और यहाँ पे अपवेलिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा, अपवेलिंग होगी, जो ये बेसिकली आपका इक्वाडोर पेरू वाला पार्ट है। अपवेलिंग होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा कोल्डर टेम्परेचर डेवलप होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कोल्डर टेम्परेचर डेवलप होगा, यहाँ पे आपका वार्मर पार्ट डेवलप होगा। देखते रहना, मैं आपको बहुत अच्छे से बता के दिखा रहा हूँ। ट्रेड विंड्स आई, उन्होंने इसको इधर कैरी किया, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ हीट डेवलप होने लगी और यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपका कूल वाटर ऊपर आने लगा, तो यहाँ पे ठंडा पानी आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ये हीट हुआ तो यहाँ से ये राइज होगा। हीट क्या करती है, राइज करती है, ठीक है। यहाँ हीट राइज कर रही है तो यहाँ पे अपने साथ ये मॉइस्चर लेते लेते यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन करेगी। जब ठंडा होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। फिर यहाँ से हीट रिडिस्ट्रीब्यूट होकर ऐसे आएगी, ये एयर ऐसे आएगी, ऑब्वियसली डाइवर्ज करेगी और फिर यहाँ पे साइकिल बनाएगी। अब चूंकि आपको पता होगा कि जब ऊपर से नीचे ये आएगा तो ये पूरा मॉइस्चर अपने आप लूज कर चुका होगा, तो यहाँ पे ये ड्राई स्पेल देगा। तो ये आपका जो साइकिल बना ना, ये इस तरह से गया और यहाँ पे होके यहाँ पे बादल बनाए, यहाँ बादल बनाए, यहाँ बादल बनाए, यहाँ बादल बनाए, तो यहाँ पे आपका ये साइकिल हो गया। इसे बोलते हैं वॉकर साइकिल। दिस इज नोन एज द वॉकर साइकिल या वॉकर सेल बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज द वॉकर सेल। ये नॉर्मल ईयर है, मैं आपको नॉर्मल ईयर का बता रहा हूँ। अब जो एल नीनो ईयर होता है, जो एल नीनो ईयर होता है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एल नीनो ईयर। एल नीनो ईयर होता है, यहाँ पे ये ट्रेड विंड्स जो होती है वो वीक ट्रेड विंड्स होती हैं। याद रखिएगा, ट्रेड विंड्स हर महीने बराबर नहीं चलती। कई बार ऐसा होगा कि ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगी, व्हेन दे विल नॉट बी स्ट्रांग इनफ। तो यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट जो इसको कैरी कर रहा था अभी तक, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ईस्ट टू वेस्ट आया, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, अब ये धीरे 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 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो हीट वाला पोर्शन है, सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक का हीट है, वो इधर आ जाएगा। तो ये पूरा रीजन जो है वो पूरा वार्म रीजन हो जाएगा। और अब एक वॉकर साइकिल लोकलाइज्ड ऐसी बनेगी जिसमें कि बारिश कहाँ पर होगी, बारिश आपकी इक्वेटोरियल पार्ट में होगी और उस पार्ट में नहीं होगी। लेट मी शो यू द फोटोग्राफ। तो जो पहली मैंने आपको दिखाई थी नॉर्मल वाली फोटोग्राफ, उसमें कुछ ऐसा हो रहा था, ट्रेड विंड्स ने कैरी किया तो हीट यहाँ आ गई, ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक वाला पार्ट जो था वो गर्म हो जाता है, वहां से यहाँ बारिश होगी, ठीक है। देखो ये हो जाता है, कुल मिलाकर के जो होता है वो इस तरीके से होता है। मैंने जो आपको पूरा बताया था कि कोल्ड वाटर रहेगा इधर पार्ट में, इधर पार्ट में आपका वार्म ओशन करंट रहेगा। वार्म ओशन करंट यहाँ से वेस्टर्न पैसिफिक में यहाँ पे जब कन्वेक्शन के कारण रेज हुआ, वहाँ पे बादल बनेगा, ठंडा होगा तो बादल बनेगा तो बारिश होगी। फिर वॉकर सर्कुलेशन में फिर इधर साइड आके आपका कोल्ड एयर यहाँ पे डिसेंड करेगी, जो कि वहाँ पे बारिश नहीं करेगी, ड्राई स्पेल्स करेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब मान लो मैंने बताया फिर कि जब एल नीनो आएगा तो ये चीज़ इधर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, रादर ये चीज़ किधर चली जाएगी, ये चीज़ आपकी जब एल नीनो आएगा तो ये चीज़ आपकी इधर चली आएगी। अब जब ये इधर चला आया तो वही चीज़ जो पहले यहाँ हो रही थी वो यहाँ होगी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पे बादल बनेंगे और यहाँ पर आपका ड्राई स्पेल रहेगा। तो एल नीनो में ड्राई स्पेल हो जाता है। अब आपको जो तीसरी चीज़ मुझे बतानी थी वो बतानी थी ला नीना। ला नीना में क्या होता है, बिल्कुल ला नीना में सेम यही चीज़ रहती है। एक्चुअली ला नीना जो है वो एग्रावेटेड वर्जन है नॉर्मल का। मतलब कि जैसे यहाँ ट्रेड विंड्स चल रही ना, तो ये अगर स्ट्रांग हो जाए, सपोज करो दे आर स्ट्रांग ट्रेड विंड्स, अगर स्ट्रांग हो जाए तो पूरे की पूरी जो हीट है वो कैरी कर लेंगे और यहाँ पे और ज़्यादा टेम्परेचर बनाएंगे और ज़्यादा बारिश होगी। और मतलब कुल मिलाकर के जो ट्रेड विंड्स थे वो और स्ट्रेंथन हो गए। जब और स्ट्रेंथन हो गए तो उन्होंने और बारिश की वहाँ पे अपने जो ऑस्ट्रेलिया का
का इधर ईस्टर्न पार्ट है, आपका जो पूरा वेस्टर्न पैसिफिक पार्ट है, वहाँ पे बारिश और बढ़ जाती है। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हीट भी और ज़्यादा कैरी कर रही है, और कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसा जब इधर से आता है, वे में आता है, तो इट विल कैरी, मतलब बहुत ज़्यादा अपने साथ ये कई बार जो अफ्रीकन हीट है वो भी अपने साथ लेकर के आ जाती है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग, एंड आई होप अब आपको ला नीना, एल नीनो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको ही जो है आपका ये जो इसी यही पूरी साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनसो बोलते हैं, ठीक है ना। आपका एल नीनो जो आपका सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशन क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, इसलिए इसको सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, इसको एनसो बोलते हैं। और ऑसिलेशन, ऑब्वियस सी बात है, ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पेंडुलम को मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर लटका दूं किसी पेंडुलम को, लेट मी शो यू दैट, अगर पेंडुलम को मैं ऐसे लटकाता हूँ और यहाँ तक इसको लेकर के आता हूँ और यहाँ से छोड़ देता हूँ पेंडुलम को, तो कैसे होगा, वो पेंडुलम यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो एक साइकिल से दूसरे साइकिल में। तो इसीलिए एल नीनो ला नीना ये पूरी साइकिल होती है, नॉर्मल एल नीनो ला नीना साइकिल, इसीलिए इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द फैक्ट्स। तो यहाँ मैंने देखो लिख भी दिया है कि बेसिकली ये कहा जा रहा है कि द रीजन बिहाइंड अर्ली, यहाँ देखो लिखा है, द रीजन बिहाइंड अर्ली हीट वेव्स, अर्ली डिप्रेशंस एंड वियर्ड डस्ट स्टॉर्म्स इज द कंटिन्यूड परसिस्टेंस ऑफ नॉर्थ साउथ लो प्रेशर पैटर्न दैट फॉर्म्स इन ओवरऑल ड्यूरिंग द विंटर्स एंड ऑल। एंड यही जो चीज़ है वो अपने साथ क्या कैरी फॉरवर्ड कर रही है, दे आर कैरिंग फॉरवर्ड द, तो यहाँ पे लिखा है देखो, दिस इज द रीजन ऑफ द ग्रेट हीट वेव्स एंड ऑल। और अपने साथ ये अफ्रीकन जो कई बार हीट जो हॉट, वो मिडिल ईस्ट, देखो यहाँ पे लिखा है द वेस्टर्ली विंड्स दे आर कैरिंग द ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट इनटू द पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है ना। मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान इंडिया में कुछ वेस्टर्लीज अपने साथ वो भी लेकर के आ रही हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं फूड लेबलिंग। अब यहाँ पे एफएसएसएआई ने एक मैंडेट दिया है जिसमें फूड को लेबल करना पड़ेगा। अब फूड लेबलिंग किस तरीके से होगी, उसमें स्टार सिस्टम दिया जाएगा, जैसे 3 स्टार 4 स्टार बेस्ड अपॉन द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल। तो जैसे फूड की फ्रूट्स की कोई कैटेगरी का कोई पैकेज्ड फ्रूट है तो उसकी रेटिंग अच्छी होगी, और अगर फ्रूट की कैटेगरी करने का ट्रांस फैट का कुछ है तो उसकी रेटिंग खराब होगी। लेकिन कई लोग इसको अपोज कर रहे हैं। क्यों अपोज कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कई जगह पे ऐसा होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो दुनिया में 3 जो सफ़ेद चीज़ें बहुत ख़राब हैं, 3 सफ़ेद चीज़ें जो बहुत ख़राब है वो हैं सॉल्ट, शुगर और तीसरी है मैदा। ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ देना, सॉल्ट, शुगर एंड मैदा। ये 3 वाइट हैं जिसको 3 वाइट पॉइजन्स भी बोलते हैं। दीज आर द 3 वाइट पॉइजन्स, शुगर, सॉल्ट एंड, अब मैदा की तो इंग्लिश में मुझे नहीं पता तो मैं मैदा ही बोल रहा हूँ। सॉल्ट, शुगर एंड मैदा आप याद रखिएगा, दीज आर द 3 वाइट पॉइजन्स इन द वर्ल्ड। एंड ये तीनों चीज़ें, अगर मान लो क्या होता है, कई पैकेज फूड्स ऐसे होंगे जहाँ पे हालांकि फ्रूट्स यूज़ होंगे, जहाँ हालांकि आप अच्छे नट्स आप यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन उसमें शुगर आप यूज़ कर रहे होंगे, उसमें आप मैदा यूज़ कर रहे होंगे, है ना। तो बेसिकली ऑथर ने कहा कि क्या होता है, कई बार अपन वो फूड होगा फ्रूट्स कैटेगरी का, लेकिन उसमें शुगर और मैदा इन सब के कारण वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगी। लेकिन चूंकि वो फ्रूट कैटेगरी का है तो उसकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ऑथर ने वही बोला कि भाई एक बात बताओ, जब आप रेटिंग ये यूज़ करने वाले हो सिस्टम, तो ये बहुत ही मिसलीडिंग रेटिंग सिस्टम रहेगा। दैट इज़ हाउ इट विल बी। एंड ऑथर ने कहा इसकी जगह आप, इससे अच्छा है कि आप उसमें कौन सी चीज़ हैजार्डस है, कौन सी चीज़ सही नहीं, वार्निंग लेबल आप दे दो कि वार्निंग लेबल ज़्यादा अच्छे हैं कि भाई इस फूड में ये फूड हेल्दी नहीं है। अभी देखो सिस्टम क्या है कि वार्निंग अगर रहती, वार्निंग तो देखो रहती नहीं है अभी क्या है, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन रहता है, लेकिन दैट इज ऑन द बैक साइड ऑफ द पैकेजिंग। बैक साइड ऑफ द पैकेजिंग होने के कारण वो चीज़ लोगों तक ज़्यादा विजिबल है नहीं, लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है ना। एंड इसी यही रीज़न है कि इंडिया में या वर्ल्ड में ही आप देखो ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज अब बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। एंड ओबेसिटी हो गई है, लोग हार्ट अटैक से मरने लगे हैं, लोग मतलब ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, है ना। तो दैट इज़ हाउ ऑथर ने यही कहा है कि आप वार्निंग लेबल दो। चिली और ऐसी कंट्रीज में वार्निंग लेबल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ हाउ इट शुड बी। और रादर दैन दीज मिसलीडिंग स्टार सिस्टम की किसी चीज़ को 4 स्टार दिए तो है, लेकिन 4 स्टार क्वालिटी नहीं बताओ, चूंकि उसमें कोई वार्निंग इन्वॉल्व नहीं है तो 4 स्टार फूड में भी कोई खराबी होगी, है ना। उसमें शुगर होगा, उसमें फैट हो सकता है, ट्रांस फैट हो सकता
ट्रांस फैट पता है ना आपको क्या होता है? जो ट्रांस फैट होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं। इनको ये आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है ना। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बोलते हैं किसको? ट्रांस फैट को, ठीक है ना। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। What are the India's plans to avert a wheat crisis? अब देखो wheat crisis क्यों ऑथर ने यहाँ पे टर्म दिया, क्योंकि इंडिया में इस बार प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ है जितना उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, तो अपने प्रोजेक्ट को अब डाउनग्रेड करते हुए उन्होंने बताया। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों डाउनग्रेड किया है? बिकॉज ऑफ द सीवियर हीट वेव्स एंड ऑल। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, हीट वेव्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उन कारणों से आपका क्या हुआ है, जो प्रोडक्शन जितना होना था उतना प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, है ना। जब प्रोडक्शन उतना हुआ ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है आपको डाउनग्रेड करना पड़ा। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि इसके ग्लोबली जो वीट का वो है प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो रशिया है वो थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, आपका एक्सपोर्टर है आपका वीट का। याद रखिएगा, नंबर 1 पे आता है चाइना प्रोड्यूसर में, नंबर 2 पर आता है इंडिया और नंबर 3 पे आता है आपका रशिया, नंबर 8 पे आता है आपका यूक्रेन, है ना। तो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस एक रीज़न हो गया ग्लोबली जो वीट की कमी आई है। दूसरा, इंडिया में या जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ है, हीट वेव्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं, दैट हैज़ बीन वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट, है ना। वो भी अपने आप में एक रीज़न ही है कि क्यों इतनी कमी आई है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर एंड इस कारण से अब ऑथर ने कहा कि भाई इस कारण से महंगाई भी बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा और अब इंडिया को सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसकी कमी ना आए और लोग होल्डिंग ना करें और यहाँ पे ऑलरेडी ईजिली अवेलेबल रहे। क्या इसका फ़ायदा किसी को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली बाय कर रहे हैं फार्मर्स से, और फार्मर्स अगर डायरेक्टली बाय करेंगे तो एमएसपी के ऊपर करेंगे, अगर एमएसपी के ऊपर करेंगे तो फार्मर्स को फायदा तो होगा। और किसी भी चीज़ की ऑब्वियस सी बात है अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी डिमांड अगर रहती है और सप्लाई कम हो गई तो उसका प्राइस राइज होना ही होना है ना। ये भी हमको पता है कॉमन सेंस से, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा बड़ी इन्फ्लेशनरी ना हो इस कारण से गवर्नमेंट को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एनोनिमिटी इज द इनेट रिस्क इन ब्लॉकचेन। ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि भैया यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो एनोनिमिटी है वो ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी मतलब कि खराबी है, जिस कारण से इसको लीगलाइज करने में दिक्कत हो रहा है, जो क्रिप्टो करेंसी नॉल है, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में बता दूं। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, याद रखिएगा, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लॉक्स में कैरी होती है। याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन इज कैरीड इन ब्लॉक्स, देयरफॉर इट इज नोन एज ब्लॉकचेन। देखो क्या होता है, मैं आपको नॉर्मल डेटाबेस में और ब्लॉकचेन में अंतर बताता हूँ। नॉर्मल जो डेटाबेस है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल्स के फॉर्म में रहती है। टेबल्स में एक वेरिएबल रहता है, उसकी डेटा रहता है, वेरिएबल डेटा, ठीक है ना। और जो आपका ब्लॉकचेन है उसमें ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन रहती है और हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने इस ब्लॉक, मुझे एक सेंटेंस लिखना था, इंडिया इज माय मदरलैंड। अब सपोज करो मुझे सेंटेंस लिखना है, मुझे इतने बड़े बड़े बॉक्स दिए गए हैं, तो मैं क्या इसमें लिख दूंगा, मान लो इंडिया इज, इसमें लिख दूंगा माय, इसमें लिख दूंगा मदरलैंड। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? जब ये तीनों बॉक्सेस आप एक करके देखोगे, है ना। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कब पता चलेगी? कि जब तीनों बॉक्सेस आप जोड़ोगे, एक चेन से जोड़ोगे। इसीलिए इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज कैरिड इन ब्लॉक्स एंड एवरी ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द प्रीसीडिंग ब्लॉक एंड सक्सीडिंग ब्लॉक एंड देयरफॉर इट फॉर्म्स अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन। अब ये इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझो कि पूरी इंफॉर्मेशन किसी एक व्यक्ति के पास है ही नहीं और सभी के पास सभी इंफॉर्मेशन है ना। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर बोलते हैं और दैट इज हाउ इट इज मेंटेन। डेटाबेस में टेबल्स के फॉर्म में रहता है, ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स के फॉर्म में रहता है एंड चेन से वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। बिटकॉइन में भी ब्लॉकचेन यूज होता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है। इसीलिए किसी भी सिंगल व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है और हर जो यूजर, ऑल यूजर्स दे कलेक्टिवली रिटेन द कंट्रोल, है ना। सब यूजर्स का कलेक्टिवली कंट्रोल रहता है, किसी एक यूजर का कंट्रोल नहीं हो सकता एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ब्लॉकचेन। ऑल्सो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन आई होप जितना भी आपको बताया वो समझ में आएगा। सो दैट इज इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।